बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ब्लड डोनेशन। Blood banks apply various processes and results in order। एक ऑर्डर में हर चीज होती है ना, कि पहले ब्लड डोनेशन हुआ, उसके बाद है ना प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद फिर हमको जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो चीज़ें टेस्ट वगैरह में लगाते हैं ना, फिर क्या करते हैं मॉनिटरिंग करते हैं, और चीज़ें होती है ना, तो पूरा ऑर्डर में चलता है। और एंश्योर करेंगे पेशेंट या रेसिपिएंट की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए टू मिनिमाइज द एक्सपोजर फ्रॉम द डोनेशन ऑफ ब्लड या कोई भी कंटामिनेशन नहीं होने पाए, क्योंकि हमने ब्लड को या डोनेशन के द्वारा है ना, तो उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होने पाए। अगर उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा तो हम उसको ट्रांसमिट करेंगे पेशेंट को, क्या हो जाएगा फूड इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखते हुए पेशेंट की और जो भी डोनर होता है उसकी सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान रखते हुए हम सारा काम करते हैं, ठीक है। अब मेन रीजंस क्या होता है, जो भी डोनर होते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन दैट नोन टू हैव लो रेट ऑफ डेथ। अगर मान लीजिए किसी को ब्लड चाहिए, ठीक है, तो आपने अपने नोन को ही तो बुलाता है भाई कि आप आ जाइए ब्लड दे दीजिए। ऐसा तो है नहीं किसी को बाहर से पकड़ के पैसे दे के, तो ये क्या हो जाता है फिर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। क्या होगा उसको क्या दिक्कत है, हमें क्या पता कि अगर हमने किसी को पैसे दे के बुला लिया तो हमें क्या पता उसको क्या परेशानी हो, और वो पैसे के लिए अपनी जो है हिस्ट्री क्या करेंगे छुपाएंगे हमसे। अगर उनको कोई इन्फेक्शन है मान लीजिए, या प्रीवियस उनको कुछ हुआ है, या कोई वो दवा खाते हैं है ना, या फिर कुछ भी क्या हो क्या पता है हमें, इसीलिए क्या सबसे पहले क्या किसी अपनी नोन को बुलाएंगे, ठीक है। नोन टू हैव, जो नोन होगा हमें पता है कि भाई वो कौन है, तो उससे क्या होगा लो रेट ऑफ इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ब्लड बैंक किस लिए है, ब्लड बैंक किस लिए, आप अपना नोन लाए, कोई और आया वो अपना नोन लाया, तो सब नोन आएगा तो पता है भाई कि वो ठीक ठाक होगा। और अननोन के बारे में हिस्ट्री छुपाता है, ठीक है। अननोन के केस में क्या होगा हिस्ट्री छुपाएगा। ब्लड बैंक का मकसद क्या है कि कोई भी ब्लड आए लेकिन हमको उसका जो चाहिए उसको ब्लड वो हम उसको प्रोवाइड करें, ठीक है, एक्सचेंज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पकड़ लेंगे, तो अगर आप मान लीजिए किसी को पकड़ लाए ऐसे सबको पकड़ लेंगे तो सबको तो सीधा ब्लड मिलेगा ना, एक्सचेंज भी तो जरूरी नहीं है आपको इंटरेस्ट भाई। ये मकसद नहीं है कि हमको सेम ही ब्लड मिलेगा, लेकिन जब हम वही काम करेंगे नेक्स्ट अगला भी वही काम करेगा तो सबको ठीक ठाक ब्लड मिलेगा ना, ये बात। तो हैव लो रेट ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्लड बॉर्न डिसीजेस, है ना, बहुत सारी वॉलंटरी एंड पेड डोनर या दोज विद नो हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग यूज, क्या ड्रग ले रहा है क्या, है ना, आपको क्या बताएगा भी नहीं। अगर उसको कोई दिक्कत हो तो उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ब्लड दिलवा दिया है ना, इतना गैप दिया है पिछला डोनेशन में कराया था नहीं कराया था, है ना, पता चले कि 15 दिन पहले दिलवाया था आज फिर आगे दिलवा था, उसको पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ना, वही चीज। आस्किंग डोनर एडिशनल स्क्रीनिंग क्वेश्चंस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोग एट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो भी डोनर होगा उससे हम एडिशनल स्क्रीनिंग के लिए जैसे मान लीजिए उससे क्वेश्चन पूछेंगे कुछ कि हाँ भाई आपको इसमें कुछ तरह का कुछ हुआ नहीं था, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, किसी चीज़ की आप दवा तो नहीं खाते हैं, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें तो पूछेंगे ना। और टेस्ट डोनेटेड ब्लड, जो भी हम ब्लड डोनेट करके आता है उसको हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं ना। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं उनको किया जाता है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और
बाहर से आया, किसी को पैसे दे के आप ले आए, तो वो तो एक 5 टेस्ट मान लीजिए आपने कर लिए, चलो ठीक है। बाकी वो और चीज़ें तो छुपा रहा है, वैसा तो है नहीं सिर्फ 5 ही बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी हैं। सारा तो टेस्ट करेंगे, सारा टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा 10,000 15,000 टेस्ट, वैसे ही 1,500 रुपये के करीब में देना पड़ता है। आप ब्लड बैंक में एक्सचेंज भी करेंगे, अभी आपको पैसा देना पड़ेगा ना इसका टेस्ट का, तो 1,400-1,500 रुपये पड़ता है एक यूनिट, ठीक है। जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं उनको हम टेस्ट कर लेते हैं बेटा। और एक डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी होता है कि डोनर क्या क्राइटेरिया है, उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, है ना, वेट कितना होना चाहिए, और चीज़ें हैं, उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डोनर मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन द सेम डे ऑफ डोनेशन। द डोनर मस्ट पास मेडिकल हिस्ट्री क्वेश्चन, मतलब उसको क्वेश्चन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री देंगे, है ना, सेम डे जिस दिन हमने उससे डोनेशन कराना है। जनरल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड वाइटल साइन टू बी क्वालिफाइड फॉर द डोनर, ठीक है। इसमें जो है कुछ वाइटल साइंस तो नहीं है, जैसे मान लीजिए जो टीबी वगैरह नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। डोनर मस्ट रीड एंड साइन द कंसेंट ऑफ डोनेशन, अगर एक कंसेंट फॉर्म होता है उस पर डोनर साइन करता है कि हाँ भाई मैं एग्री हूँ डोनेशन के लिए, और उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, तो पढ़ के उसको भरना होता है। डिफरेंट आर एक्सेप्टेंस ऑफ द डोनर इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसके बेस पे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिफरेंट कर देंगे। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनेशन, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जैसे कि हमने उससे मेडिकल हिस्ट्री, ठीक, मस्ट बी कंप्लीटली फिल आउट एवरी डोनर एवरी टाइम ही शी कम फॉर डोनेशन। कोई भी आया हो उससे हम क्या करेंगे, कंप्लीटली सब कुछ जो है पूछेंगे हर एक डोनर से, ठीक है। फुल नेम क्या है, डेट ऑफ डोनेशन क्या है ना, जेंडर, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनैलिटी एंड डोनेशन टाइप, ठीक। डोनेशन टाइप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे टाइप के डोनेशन होते हैं ना, ऑटोलोगस होता है ना, जैसे कुछ टाइप ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ब्लड देंगे अभी उनको जरूरत नहीं है, ठीक, और कुछ लोग सेल्फ वाला भी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको आगे 2-3 महीने बाद सर्जरी करनी है, ठीक, तो हम लोग पहले जब हम सुरक्षित थे तभी हमने ब्लड डोनेट करके रख दिया, तुरंत कोई भी लोग तो देंगे, है ना। डोनर जैसे क्या जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, जैसे कि डोनर मस्ट बी गुड है, जो भी डोनर आएगा उसकी हेल्थ क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, वो एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, होनी चाहिए। टेम्पररी डिफरेंस फॉर एक्सेसिव नर्वसनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग या मान लीजिए बहुत कोई घबरा रहा है, भाई आया है तो तंदुरुस्त, लेकिन उसको बहुत घबराहट हो रही है ना, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, और या फिर कोई ड्रग लिया हो या एल्कोहल लिया हो, तो उस कंडीशन में भी हम उसको डिफरेंट कर देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे। एज क्या होनी चाहिए भाई, 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। वेट कितना होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, इसके ऊपर होगा तो भी ठीक है। तो प्रोटीन कितना होना चाहिए, ये किस कंडीशन में है, और फीमेल में ज़्यादातर आप जैसे यूजुअली अगर आप जाएंगे ब्लड बैंक में तो एक फिक्स कर रखा है कि भाई 12.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हो गए 12.5 से ऊपर हो, ऐसा भी ना हो कि 20-22 हो, ठीक है, हाँ, अरे तो ज़्यादा होगा तब भी तो उसको कोई बीमारी है, उसका ब्लड ठीक है, तो हार्ट अटैक भी तो आ सकता है। हार्ट अटैक कैसे आता है,
मेन फंक्शन करते हैं ना, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, सेल डोनेशन करते हैं भाई, वेन से निकलेंगे ना ब्लड। तो अब वो क्या होता है कि ब्लड डोनेशन के टाइम पे वेन जो हम सेलेक्ट करते हैं, अगर उसमें हमने गड़बड़ी करी क्या होगा, क्या ब्लड इतना सारा निकल पाएगा नहीं। तो जो मेन वेन होती है इनको हमको चूज करना है ना, सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं और इसकी देखी पतली होगी उसको हमने, क्योंकि जो इसकी नीडल होती है वो मोटी होती है, वॉच कम होता है, तो क्या होगा ब्लड इतना सारा निकल जाएगा, क्या होगा थोड़ा सा निकलेगा, फिर जो है नहीं आ रहा है निकलेगा उसको बहुत सारी दिक्कत। जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसको हम कैसे, जैसे कि क्लोज कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सब बिखरा हुआ है, इधर से उधर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक बढ़िया क्लोज सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर। तो डोनर चेयर होती है, सबको सिस्टमेटिक वे में सारे इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए है ना, इधर उधर ऐसा नहीं कि हम ऐसे लगाने जा रहे हैं, अब जो दूसरा पेपर जो इंस्ट्रूमेंट है तो फिर वो वहाँ चेयर पर रखा है उसको पकड़ के मार दें, है ना। ये सब चीज़ें एकदम बढ़िया सब कुछ सही से अपनी जगह पे होना चाहिए। और जो है ना चाहिए स्ट्राइक पायरोजन फ्री डिस्पोजेबल ब्लड कलेक्शन बैग, इसमें ब्लड को कलेक्ट करते हैं, क्या इसकी स्टलाइन होनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, स्टलाइन नहीं होगी क्या होगा, कंटामिनेशन हो जाएगा, है ना। और जो बैग्स होती हैं उसके अंदर क्या पहले से क्या रहता है, एंटी कोगुलेंट रहता है, तभी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, वरना ब्लड ही क्लॉट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पायरोजन फ्री मतलब कि कोई भी ऐसा कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जैसे कि पायरोजन का मतलब ये होता है कि कोई इन्फेक्टेड देखो ये जो सीक्रेट ये है ना, ये एंटी कोगुलेंट है, ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। और मल्टीपल इंटरकनेक्टेड प्लास्टिक बैग्स ऊपर की एक बैग है, इसी तरह से दो तीन बैग्स के साथ अटैच रहती हैं, क्यों रहती हैं, क्योंकि जब हम कंपोनेंट बनाते हैं ना ब्लड का, जैसे कि आरबीसी अलग करना है, प्लाज्मा अलग करना है, प्लेटलेट अलग करना है, तो वो उसके यूज करते हैं, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो चीज़ें अलग हो गई पहले बैग में, है ना। तो बड़ी बैग होगी ब्लड वाली, वो ब्लड होगा, उसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं कंपोनेंट बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, प्लाज्मा अलग हो जाएगा और आरबीसी अलग हो जाएंगी, प्लेटलेट और आरबीसी अलग हो जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, प्लाज्मा है वो अलग पैकेट में कर देंगे, प्लेटलेट है वो अलग पैकेट में कर देंगे, और जो प्लाज्मा है जिससे व्यक्ति बनाते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, है ना। तो उसके लिए कई डिफरेंट बैग होती हैं, उनको हम इंटरकनेक्टेड रहती हैं, वो अंदर में ले रहती है साइड कौन सी ये जो प्लास्टिक बैग ये जैसे ये है ना, ये कनेक्टेड है आपस में, जैसे मान लीजिए इसमें हमने ले लिया, इसमें जो जो अलग करना है ना, यहाँ पे ये सब बने होते हैं प्रोपेलर फोर्स के द्वारा सिस्टम, जैसे मान लीजिए हमको इसमें से इसमें ले जाना है, इधर वाला पाइप बंद रहेगा, ठीक, यहाँ से हमने उठाया जो हमने इसमें करना है इसमें कर दिया, ठीक हो गया, ये वाली मदद हो गया पूछे तो भाई, अब यहाँ से किसी ले जाना है, यहाँ से उसको दबाएंगे तो वो वहाँ पहुँचेगा, इसे साथ में आने के बाद में नहीं सब पहले से ये सब कनेक्टेड रहता है, ठीक है। मल्टीपल इंटरकनेक्टेड क्लोज्ड कंटेनर्स शुड बी यूज्ड फॉर द पीडियाट्रिक यूज टू अवॉइड वोमिटिंग, मतलब बच्चों के केस में क्या होता है, कुछ ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्ट्रा थिन वॉल्ड कितने गॉज की नीडल यूज करते हैं, 16 गॉज, ठीक है, 16 गॉज का मतलब कि काफी देखा है किसी ने, हाँ, और
भी है देख के ही कर जाएगा, जो डोनर होगा वो देख के कर जाएगा। और इसके ऊपर ये सेंटीमीटर शीट लगी होती है इस तरह से, और ये क्या है सैंपलिंग बैग, मतलब जिससे हम टेस्ट करते हैं। ऐसा होता है या तो नहीं होता है, तो हम जब ले लेते हैं ना उसके बाद ठीक है, इससे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। हाँ, वाइस में ले लेते हैं या तो किसी किसी में गहरा से दिया रहता है। और इसमें ये ग्रेड आउटपुट टाइप का लगा रहता है, ठीक है। ये लिपोसाइट डिप्लेशन के लिए फिल्टर होता है, लिपोसाइट को लगेगा, और ये बैग्स होती है, ठीक है। CPDA और सैगम भी एक एंटीकोगुलेंट होता है जिससे ऐड करते हैं अगर तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कि CPDA में यूज कर रहे हैं तो 25 डेज के लिए होता है, और अगर कोई सैगम ऐड कर रहे हैं तो एक वीक और बढ़ जाएगा। और हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप हमको के ग्लव्स वगैरह पहनने इंफॉर्मेशन करेंगे, डोनर को प्रिपेयर करेंगे, है ना, कि आइडेंटिफाइड डोनर लेबल कलेक्शन बैग, मतलब कि जो है जो बैग होती है उसमें से मेंशन कर लेंगे, लेबल कर लेंगे, नाम क्या है ना, ब्लड कौन सा जो है एंड टेस्ट ट्यूब्स में भी मेंशन कर लेंगे जो हम सैंपल के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं बैग किसी और का प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, चीज़ों को प्रॉपर लेबल जरूर करना है। इंश्योर दैट द ब्लड कलेक्शन बैग इज ऑफ द करेक्ट टाइप, जो हम बैग यूज कर रहे हैं करेक्ट टाइप का होना चाहिए, मतलब कि 350 ml का भी आता है और 450 ml का भी आता है, ठीक है। सैंपल टेस्ट ट्यूब एंड डोनर रिकॉर्ड हैव द करेक्ट नेम एंड नंबर, जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर और नेम वगैरह सब प्रॉपर मेंशन करेंगे। अब हमने जो बताया था कि मेन सिलेक्शन ना सिलेक्ट द साइट, कौन सी साइट करते हैं वैसे बेसिकली ठीक है। यहाँ पे एंटीबायोटिक फोर्स होता है ये पार्ट, और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक होती है मतलब कि ये वाली यहाँ से जो है हम ब्लड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करके देखेंगे तो कुछ और भी रेंज दी है ना, तो उनको नहीं सही वेन को सिलेक्ट करना है। साइड बता सकते हो, ऐसे तो साइड बहुत सारी कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइड होती है वो मेडिकेटेड होती है, ठीक है। जैसे जरूरी किसी की नहीं दिख रही भाई तो उधर से निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेन मोटिव होनी चाहिए, मतलब कि ब्लड इतना सारा लेना है तो हेल्दी वेन से तो बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है लेकिन मोटी ही वेन का चूज करेंगे। अगर एक हाथ में छोड़ दूसरे हाथ से दोनों में नहीं कोई नहीं है, चाहे राइट चाहे लेफ्ट कोई भी हाथ नहीं हाथ में तो वैल्यू कर डिसइंफेक्ट टेस्ट, ठीक है, मतलब स्किन को प्रॉपर क्लीन करेंगे। जैसे कि यूज कॉम्बिनेशन ऑफ 2% क्लोर हेक्सेन ग्लूकोनेट 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। वो होता है उसको हम उसके हम क्या करते हैं, पहले स्टराइज करते हैं, एरिया क्लीन करेंगे और कवर द एरिया एंड इंश्योर दैट द स्किन इज कॉन्टैक्ट विद द डिसइंफेक्टेंट फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड, मतलब उसमें हमने डिसइंफेक्टेंट को यूज किया, उसको लगाया और उसको थोड़ी देर वेट करते हैं ना कि वो प्रॉपर ड्राई हो जाए। अलाउ टू ड्राई कंप्लीटली, जब ड्राई हो जाएगा फिर क्या करेंगे, 2 स्टेप प्रोसीजर होता है, मतलब एक स्टेप लेंगे उसके बाद फिर हम सेल कवर लगाए, फिर कवर किए 30 सेकंड के लिए, फिर उसको कंप्लीटली ड्राई होने दिए, फिर यूज आयोडीन या क्लोर हेक्सेन कवर द स्किन एट 30 सेकंड, अलाउ टू ड्राई कंप्लीटली, या उसको प्रॉपर स्टराइज कर लिए 2 बार, है ना। उसके बाद फिर हम करेंगे डोनर पोजीशन, ठीक है। मेक द डोनर लाई डाउन विद द पिलो अंडर द हेड और रिक्लाइन कंफर्टेबल डोनर चेयर, यूज टाइट मतलब कि जो उसको एक चेयर होती है उसको हम डोनर चेयर होती है उसकी पोजीशन बढ़िया से सेट कर देंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में क्या करेंगे लाई कर देंगे, बिठा देंगे आराम से। इस
बाद उसके कपड़े भी लूज होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब वो एकदम बढ़िया कंफर्ट में हो उसके बाद चेक अगेन पर ब्लड कलेक्शन लाइक इसे दोबारा एक बार चेक कर लेंगे चीज़ें सब कुछ करेक्ट है कि नहीं। सैंपल ट्यूब एंड पोजीशन रिकॉर्ड एज आर आइडेंटिकल, सब इसे दोबारा चेक कर लेंगे। डू नॉट अटेम्प्ट वेन चेक विदाउट एक्सपर्ट हेल्प, मतलब किसी की मदद के बगैर नहीं वेन चेक करेंगे, मतलब कोई साथ में होना चाहिए। ये कुछ आपको थोड़ा बहुत कुछ किसी की हेल्प के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ब्लड डोनेशन होता है वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ भी रहता है, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ भी रहता है, ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ की ही जो है ये काम करता है। तो ब्लड डोनेशन होता है तो ज़्यादातर आप लेके जाइए तो आपको एक नर्सिंग स्टाफ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लैब टेक्नीशियन का काम मेन काम होता है कंपोनेंट बनाना, ब्लड टेस्ट करना, बहुत सारे काम है, वो सब चीज़ें लैब टेक्नीशियन करता है। बाकी ये सब कलेक्शन वगैरह तो छोटी चीज़ है, ये सब तो नर्सिंग स्टाफ वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबको दोबारा चेक कर लिया और फिर क्या करेंगे, मेन को चेक करेंगे। प्लेस बैक ऑन द बायो मिक्सर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मिक्सिंग के लिए रोटेट करता है, ठीक है। बायो मिक्सर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट चेयर है तो उसके बगल में एक बैक होती है, वहाँ पे एक रोटेटर लगा होता है जहाँ पे बैक को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड जा रहा है वो इंटरकॉर्पोरेट के साथ मिक्स हो रहा है ना। कि अगर हम रोटेटर नहीं यूज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना 15 मिनट, ऐसा तो नहीं 2 मिनट निकालते हैं तो बैक से आगे तो टाइम लगता है 5-10 मिनट। तो अगर रोटेटर रोटेट नहीं करेगा ब्लड को इंटरकॉर्पोरेट के साथ क्या होगा, ब्लॉक हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है बायो मिक्सर। सेट द वॉल्यूम टू बी कलेक्टेड, है ना, हम सेट कर देंगे एक मेजरमेंट के लिए डिवाइस की रखी होती है, उसमें प्लेट होता है और इमेज में लिख के आता है कि भैया इतना इमेज आ चुका है, ठीक है। तो उसमें सेट कर देंगे भैया 400 ml या 450 ml हो जाएगा तो बीट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें निकलता रहेगा ब्लड, निकलता रहेगा, जैसे ही 450 ml होगा उसमें बैग में आ जाएगा और अपने आप मशीन क्या करेगी, बीट कर देगी, मतलब हो गया है और उसको स्टॉप कर देगी। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे टर्निकेट या फिर ब्लड प्रेशर का, वो बातें नहीं है, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर का यूज करते हैं, ठीक है। और उसको जैसे ही पंप करेंगे क्या करते हैं, बहुत बढ़िया से में ये है मतलब टर्निकेट के अकॉर्डिंग जो है जो ब्लड प्रेशर का होता है ना उसको बांधते हैं तो बहुत अच्छे से ये काम करता है और उसको रिलीज भी कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो जैसे मान लीजिए बढ़िया ठीक ठाक ब्लड है, बहुत देर तक टाइट भी रहना चाहिए, थोड़ा सा ऑपरेशन रिलीज भी कर सकते हैं ताकि पेशेंट को भी थोड़ा आराम मिले। और इतना जो है कम ट्रेन करते हैं 40 to 60 ml तक, ठीक है। तो प्रेशर आते हैं ना 40 to 60 ml का प्रेशर रखेंगे। प्रेस द क्लैंप बटन बिफोर द नीडल इज अनकैप्ड, ठीक है, टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग द लाइन, मतलब कि जो उसमें एक नीडल के ऊपर क्लैंप बटन होता है तो वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, अनकैप करेंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी एयर उसमें न जाए, ठीक है। एयर अगर जैसे मान लीजिए ब्लड पाइप से जाता है उसमें अगर एयर जाएगी ना कोई प्रॉब्लम आती है, एयर से क्या होगा ब्लड फिर ऊपर के आता है। ओपन द स्ट्राइल नीडल को ओपन करेंगे एंड पाउच क्लैंप, जो पाउच साथ में लगे रहते हैं ये अलग करेंगे, मतलब अलग क्या करेंगे, मतलब बैठे हुए रखे रहते हैं ना, खोलेंगे और उसको जहाँ डिवाइस है वहाँ पर चीज़ें रखेंगे और पाइप में जुड़ी हुई नीडल लेते हैं, नीडल को वेन में डाल देते हैं एंड डू वेन पंक्चर इमीडिएटली, ठीक है। वेन पंक्चर कर लेंगे और ओपन द क्लैंप एंड प्रेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे एक मतलब जो है बटन जैसा लगा रहता है, यहाँ पे जो ब्लीच
कोई भी उसको दिक्कत आ रही है, हेमेटोमा हो रहा है, हेमेटोमा का मतलब क्या होता है? अगर हमने मेल को गलत स्ट्रक्चर कर दिया तो अंदर ही ब्लड भरने लगता है अंदर ही, ठीक है, मतलब वेन से बाहर निकल जाता है तो जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे भरने लगता है, तो आपको वो कैंसर दिखेगा ऊपर से, ठीक है। इस तरह से दिखेगा, ठीक है। Development of hematoma, change in blood flow. Remove the needle and collect samples. Once blood donation is done, cut off the needle using a spray pair of scissors. मतलब जो needle होती है उसको हम क्या करेंगे? जो कटर होता है उससे जो needle अलग डालते हैं ना, जब भी ये चीजें यूज कर लेते हैं उसको कट करके पहले तो पाइप को वहाँ से काट लेते हैं सीजर से और वहाँ पे एक सीलर लगा देते हैं, जिससे जो पाइप को सील कर देता है, ठीक है। डिवाइस होती है उसी से कट करते हैं, ये डिवाइस होती है इसमें से डालें, इसे दाबेंगे, क्या होगा? दोनों बोथ साइड जो की पाइप थी वो क्या होगी? सील हो जाएगी, आगे से बंद हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीटली बंद हो गया, बाकी जो नीडल वाला पोर्शन है लग जाएगी और नीडल को कट करके नीडल वाले को रिपोर्ट डाल दें और जो प्लास्टिक वाला है वो हमेशा ये डब्बा में पड़ा होगा, तो प्लास्टिक इन्फेक्टेड वेस्ट रेड में जाता है, नीडल अलग जाती है ना। कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर लैबोरेटरी टेस्टिंग, फिर ब्लड को ले लेंगे प्रोटीन को टेस्टिंग के लिए देना। कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जैसे कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन, इस कंडीशन में हमको उसको क्लैरिटी देना पड़ सकता है, जैसे कि कोई भी इंटरवेंशन हो गया टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज एंड और लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब उसको और ज़्यादा सीरियस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो गैस का प्रॉब्लम है, यहाँ लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, उसको मान लो इवन उसको हार्ट अटैक ही आ जाए है ना, घबराहट कुछ भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें को जो है तुरंत देखते रहते हैं इसी पेशेंट को और थोड़ा उसको तसल्ली देते हैं कि भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जैसे कि कोई सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी और कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड डोनेशन, कोई भी उसको दिक्कत हो सकती है ना, तो उसके ऊपर ध्यान रखें। ये जैसे हेमेटोमा हो गया है ना, हेमेटोमा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कभी कभी हो जाता है। नॉन सीवियर में जैसे माइल्ड टू मॉडरेट, जैसे हेमेटोमा हो गया कि नॉट सीवियर नहीं, माइल्ड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन, आर्टेरियल पंक्चर कर दिया आपने, वेन पंक्चर करने गए थे थोड़ा सा डीप पुश कर दिया, क्या हो गया? जो आर्टरी है उसको जब पंक्चर कर दिया है, या फिर आर्म क्या है? पेनफुल आर्म, उसको यहाँ पे उसको दर्द हो रही है, दर्द क्यों हो रही है? क्योंकि वही दर्द पंक्चर हो रही है, क्या हो गया? या नर्व डैमेज हो जाए, कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी का सैंपल ले रहे हैं, एक बार हमसे भी हो चुका है, क्या हुआ कि हमने जो है एक मेरा दोस्त था उसका मैंने सैंपल लिया, ठीक है, तो सैंपल जब बोतल निकाल लिया, मतलब नीडल नहीं बाहर किया था, खींच दिया पिस्टन से, ठीक, तो अब जब नीडल को रिमूव करते हैं तो पहले उसको जो है कन्वर्ट को खोल देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हमने से खोले और जैसे खोल रहे थे, खोलने के बाद फिर ऐसे हाथ किए तो हमारा अचानक से हाथ कुछ हो गया, पूरे न्यूज के लिए ठीक है, तो बहुत तेज चक्कर मतलब उसका, इसके बाद पूरा तब फोटो लगाई तो डाले उसका हाथ क्या काफी देर तक चलना आ रहा, मतलब कि चलने से क्या मतलब है उसको उसकी नर्व में टच हो गया, जब भी नर्व में टच होता है कभी आपका ऐसा झटका लगता है ना, तो उस तरह का एक बार मेरे साथ हो गया, मतलब हाथ गलती से भी थोड़ा भी गलती होती है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली करना रहता है। अभी परसों की बात है, कल की बात है, जहाँ मैं रहता हूँ ना CSC पे, तो गवर्नमेंट में CSC की नौकरी मामलों में, वहाँ पे क्या हुआ, एक फिटनेस के लिए एक लड़की आई थी, तो जो है ब्लड टेस्ट वगैरह करना, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनता है, उसके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह कराने रहते हैं कई सारे, तो हमारे एक जो है
इधर उधर हिला डुला के निकाले, निकला डुला। और वो जो लड़की थी वो कुछ चिल्ला रही, अरे कैसे निकाल नहीं पा रहे ये वो। और आप साइड में बैठे हुए थे, हंसते थे, मास्क लगाए हुए थे, ऐसे ही छुट्टी आ गई। उसके बाद फिर क्या किया, वो ब्लड नहीं निकला। और यहाँ पे एक गड़बड़ी भी वो कर रहे थे बार बार, जैसे ऐसे जब को खींचते हैं ब्लड नहीं आया तो कभी भी उसको फिर से नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये रहेगी। ठीक है, वो बार बार ऐसे खींचे छोड़ेंगे। ठीक है, तो बार बार ये कर लेते हैं। आपको ये मालूम था कि इनको इसको जो है शॉर्ट तो होना ही है, ये गलत जगह उसको इंसर्ट कर दिया गया। तो फिर नीडल निकाल लिए और टर्निकेट के लिए खोले। हम उसका ब्लड जैसे नीडल निकाले तो ऐसे बहने लगा, तो देखिए तो उसको चक्कर आने लगा। ठीक है, तो अब वो लड़की दुबली पतली सी थी, उसको चक्कर नहीं आने लगा। चक्कर आया तो हम उठे फटाफट, हमने कहा भाई बटन दबाओ और उसको ब्लड टर्निकेट खोल दिया। अब जो है खोल दिया, फिर उससे कह रहे हैं कि अब जो थोड़ा आराम करते जाके थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद है फिर से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और वो पता नहीं उसके कोई साथी वाले थे, उन लोगों को बुला लेंगे, भैया पता है कि निकाल नहीं पा रही है और देखिए ये सब गड़बड़ कर रहा है। फिर जो है हमने उसका ब्लड निकाल जैसे कि आँख टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन है, और ये जैसे सीजन चल रहा है तो मलेरिया डेंगू का, मलेरिया डेंगू HIV हेपेटाइटिस बी, क्या नाम सरकारी हॉस्पिटल बनते हैं, सरकारी जगह होती है। हाँ हो जाता है, जैसे कहीं पर लगता नहीं है तो वो फॉर्म वगैरह लेके आते हैं, उसको फिल कर दिया जाता है, हम टेस्ट करके फिल करके आप ऐसा ही कर सकता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब जैसे आपका ब्लड डोनेशन हो गया, ठीक है, ब्लड हमने ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, लेट द डोनर टू रिमेन शेयर एंड रिलैक्स फॉर फ्यू मिनट्स। मतलब ऐसा नहीं ब्लड ले लिया चलो हो गया फटाफट, ऐसा नहीं करेंगे, उसको बैठा रहने देंगे आराम से। जब वो कहेगा हाँ मुझे ठीक लग रहा है तब उसको उठाएंगे और उठा के फिर एक रेस्ट रूम होता है वहाँ पे बिठाते हैं, ये भैया लेट जाओ आधे घंटे जब तक कि तुमको कंफर्ट न लगे। ये ब्लड प्रेशर का होता है, चक्कर आ जाता है, और काफ़ी लोगों को चक्कर आता है, कुछ लोगों को नहीं, मेरे को भी चक्कर आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही आते हैं 10 मिनट। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि अभी तो चक्कर नहीं आ रहा है, आपने ब्लड दिया, आपको अभी चक्कर नहीं आ रहा है, आपका ठीक लग रहा है, चलो चलते हैं। अब आप जा रहे हैं बाइक से, ठीक, अब बाइक से जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको चक्कर आ गया, तो क्या करेंगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जब चक्कर आता है तो वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए क्या करते हैं, जब भी हम डोनेशन कराते हैं तो पेशेंट को क्या करते हैं, भैया लेट जाओ आधे घंटे, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो जब कहते हैं भैया हम ठीक लगा जा रहे हैं, ठीक है, तो लोग नहीं मानते हैं, भैया जबरदस्ती नहीं करते। बाकी ये है वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है, जैसे उसके लिए पूरी या बिस्किट वगैरह दिया जाता है। Inspect the vein puncture site for any bleeding if needs apply a further pressure। मान लीजिए चेक कर लीजिए कि ब्लड निकल नहीं रहा है, क्या बैंडेज वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, ask the donor to stand up slowly, तो बोलेंगे आराम से सीधे आराम से खड़े होइए, ज़्यादा झटके से नहीं खड़े होइए, ना वैसे भी चक्कर आ जाएगा। Ensure he she won't complain of dizziness and drop off, मतलब कि उसको कोई भी सुस्ती तो नहीं आ रही है, बीपी तो नहीं ड्रॉप हुआ है, जब बीपी ड्रॉप होगा तो भी उसको चक्कर आएगा। And the donor and offer some refreshment। ठीक है, तो कुछ देंगे वो रोटी थोड़ा
temperature not exceed 25 degrees centigrade in sealed biohazard bags and transported inside closed transportation box. मतलब बंद बॉक्स में ले जाएगा, ऐसा नहीं सब ऐसे खुला पड़ा हुआ है, अगर डाल रहे हैं तुरंत भी इधर मतलब फ्रिज में डालेंगे ना, टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, और उसका मेंटेन भी किया जाता है। इसलिए सबका टेम्परेचर अलग अलग है। आरबीसी को 2 से 6 और प्लेटलेट है तो 20 to 40 डिग्री, तो सबका अलग अलग है। प्लाज्मा को माइनस में कर देते हैं, लाइफ ज़्यादा होती है, 1 ईयर के लिए होती है, माइनस अप टू 30, 18 से 20 तक के उसको माइनस उसमें रखते हैं। दूसरा प्लेटलेट देखो क्या, जिसको आरबीसी उसको विदिन 30 मिनट हमको इस टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, क्योंकि आरबीसी है ना। और प्लेटलेट है तो उसको क्या है 20 से 24 पे, एफपी है तो उसको फिलहाल 2 से 6 पे रखिए 24 घंटे के लिए, फिर जब उसको प्रोसेस करके अलग निकाल लेंगे तो उसको माइनस में रख देंगे। क्रायोप्रेसिपिटेट विदिन 30 मिनट फॉर ऑफ थॉविंग, 2 से 4 डिग्री पे रखेंगे, ताकि मतलब उसको थोड़ा सा मिक्स करते रहते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर रिच प्लाज्मा होता है। जैसे किसी को मान लीजिए मॉलिक्यूलर फैक्टर डिजीज है, मतलब क्लॉटिंग से रिलेटेड है ना, तो कुछ ना कुछ चीज भी दिया जाता है। अनयूज्ड आर नॉट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मस्ट बी रिटर्न इमीडिएटली टू ब्लड बैंक। अगर मान लीजिए आपको जो ब्लड दिया गया, आप गए ब्लड बैंक, आपने लिया, उसको लेके गए हॉस्पिटल, और अगर वो उसका यूज नहीं मान लीजिए जरूरत पड़ी, उसको क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ब्लड बैंक को, ताकि उसको रखे रहेंगे उनके पास, इससे वो खराब हो जाएगा तो उसको ब्लड बैंक से देंगे। Administration to the patient. The final check must take place next to the patient. Check the expiry date of the components, donation number and blood group. ये 3 चीज बहुत कंपल्सरी होता है चेक करना, ठीक है। और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, और जो गिफ्ट का जो है डोनेशन नंबर भी जुड़ा होता है, और क्या ब्लड ग्रुप है ना, ये चीजें। अच्छा, जो ब्लड एक्सपायर हो जाता है, जैसे मान लीजिए inspect the component bag for signs of leakage या impulses या कोई भी discoloration, इसमें लीकेज हो रहा है, या फिर कोई भी आपको लग रहा है कि ड्राइज हो गया है, या फिर आपको लग रहा है कि कलर चेंज हो गया है, transfusion should be completed within 4 hours. Transfusion should be completed within 4 hours. Non-essential overnight transfusion of blood should be avoided. अगर जरूरी नहीं है तो उसको हम ओवरनाइट से लेके आए तो उसको within 4 hours में उसको ट्रांसफर करा देंगे। मतलब जो ब्लड बैंक से लेके आए पेशेंट को 4 घंटे के अंदर कर जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं फालतू में ओवरनाइट रखेंगे क्यों? Give the gift of life.